Assalamu alaikum students. Today we will solve short questions of chapter 1, which is periodic table and periodic properties. So question number 1 is, what is ionization energy? Give example. So ionization energy हमने पढ़ा है कि वो एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए. So फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होगी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होगी किसी भी आइसोलेटेड गैस एटम से. जब उसके 1 मोल से हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो जितनी एनर्जी हमें चाहिए उसको हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. So first ionization energy is the minimum amount of energy required to remove the most loosely held electron from 1 mole of isolated gas atom to form 1 mole of gaseous plus 1 ion. तो इसमें +1 आयन जो है ये बनेगा. और इसमें एग्जांपल हम सोडियम की दे सकते हैं. सोडियम गैस की फॉर्म में जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सोडियम +1 बनेगा. और जो एनर्जी हमें चाहिए उसको हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे. और सोडियम के केस में ये अप्रोक्सीमेटली 496 किलो जूल पर मोल है. सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सल्फर हैज लो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी देन फास्फोरस. तो सल्फर जो है इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों है, यानी कि सल्फर से जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो कम एनर्जी यूज करनी पड़ती है उस केस में, जबकि फास्फोरस से जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो वो ज्यादा एनर्जी उसके लिए हमें चाहिए. तो फास्फोरस हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p3. तो जो फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो उसमें जो वैलेंस शेल है 3 में एस सब शेल तो कंप्लीट है लेकिन 3 पी जो है ये हाफ फील्ड है. और फास्फोरस के केस में अगर हम देखें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से ज्यादा है यानी कि 3p4 है. तो इससे पहले हमने जो है ये रूल पढ़ा है कि कोई भी सब शेल जब वो एम्प्टी होता है तो स्टेबल है. जैसे P है, P एम्प्टी है तो स्टेबल है, P हाफ फील्ड है तो स्टेबल है, P कंप्लीटली फील्ड है तो स्टेबल है. अगर इनमें से कोई भी स्टेट आती है तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी है. तो उसमें जो है जब हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना होता है तो वो मुश्किल होता है. अब 3p3 जब स्टेट में है जैसे कि यहाँ पे फास्फोरस के केस में है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है. तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इसमें से हमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जबकि फास्फोरस के केस में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है ये पेयर्ड है. जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं तो उनके दरमियान में रिपल्शन आ जाती है. उस रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वो आसानी से रिमूव हो जाएगा और हमें कम अमाउंट में एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी. फास्फोरस के केस में ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा स्टेबल है सिस्टम, और सल्फर के केस में हमें कम एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं. So therefore sulfur has slightly lower first ionization energy than phosphorus. Next question, why are elements called p block elements in group 13 to 17? periodic table में अगर हम देखें तो 13 से लेके 17 तक जो हमारे पास ग्रुप्स हैं उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं. और ये ग्रुप 13 जो है बोरोन से स्टार्ट होता है. सो बोरोन से लेके नियोन तक अगर हम ये देखें, ये फर्स्ट मेंबर उनके जो ग्रुप्स हैं उनके लिखे हैं यहाँ पे मैंने. बोरोन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये सारे हमारे पास जो हैं लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको कहते हैं. और इसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स इनको कहने की रीज़न ये है कि इनके जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है वो जो पी सब शेल है यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होगा वो पी सब शेल या पी ऑर्बिटल में एंटर होगा. So they are called p block elements because their last added electron enters p orbital of outermost shell. Their general valence shell electronic configuration is ns2 np1.
यानी इसमें NH2P1 से ये स्टार्ट होते हैं और NH2P5 तक जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है ये P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जैसे हमारे पास है बोरॉन की है, इसमें P1 है, यानी कि P सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद यहाँ पर कार्बन में 2 चले जाएंगे, फिर 3, 4, 5 फ्लोरीन तक जो है, जो फ्लोरीन 17 ग्रुप में है, तो इसमें P के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। नियॉन में कम्प्लीटली फील्ड हो जाता है। तो यहाँ पर 13 to 17 पूछा गया है, तो इस वजह से इसमें बोरोन से फ्लोरीन तक जो है ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मेंशन की है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर फैक्टर्स दैट अफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पहले हमें पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द पावर टू पुल द शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ, यानी जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो जो शेयरिंग हो रही है दो एटम्स के दरमियान में, उसमें एक एटम जो है वो अगर ज्यादा पावर से उसको अपनी तरफ खींच लेता है तो हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे एलिमेंट्स की पॉलिंग साइंटिस्ट था उसने डिटरमिन की थी, और उसके बाद जो है फ्लोरीन की हाईएस्ट है जो कि टॉप राइट कॉर्नर पे है। अब जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हमने इस क्वेश्चन में देखने हैं। सो नंबर 1 फैक्टर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर रहा है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। न्यूक्लियर चार्ज मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं वो अगर ज्यादा होंगे तो इसका मतलब है कि ज्यादा अट्रैक्शन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। So greater attraction by nucleus increase electronegativity. Atomic size, एटम का साइज अगर बड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है ये कम हो जाएगी, और अगर स्मॉल है तो ये ज्यादा हो जाएगी। यानी हम कह सकते हैं एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। स्मॉलर एटम अट्रैक्ट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली। अगर कोई एटम स्मॉल है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। शील्डिंग इफेक्ट, शील्ड मीन बचाना। तो शील्डिंग इफेक्ट उस वक्त ज्यादा होगा जब साइज बड़ा होगा। जब साइज बड़ा होगा तो उसमें जो है वो दरमियान में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज जो है ये उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। तो ये हम कह सकते हैं शील्डिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो ग्रेटर शील्डिंग लोअर्स द अट्रैक्शन फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उसमें जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिक्रीज कर देगा अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। फोर्थ फैक्टर इज ऑक्सीडेशन स्टेट और हाइब्रिडाइजेशन। So more positive oxidation state and greater S character increase electronegativity. अगर जो है हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका ये आयन है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो जाएगी, यानी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज what factors are responsible for increasing reactivity of alkali metals as we move down the group। यानी कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो अल्कली मेटल्स जो है इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो उसके लिए क्या फैक्टर्स हैं। तो टॉप टू बॉटम जो है एटॉमिक रेडियस में इंक्रीज हो रहा है और इस तरह से शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं ये दोनों फैक्टर्स जो है ये इंक्रीज हो रहे हैं। The outer electron is further from the nucleus। तो जो वैलेंस शेल है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी बढ़ता जाता है और उसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये कम हो जाता है। सो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट मोर इजिली एंड मेटल बिकम मोर रिएक्टिव। तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे आएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये कम हो जाएगी। कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। जब इजीली रिमूव हो जाएगा तो वो आसानी से भी रिएक्ट करेगा क्योंकि आयन जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो अल्कली मेटल में अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो हम कह सकते हैं कि जो है इसमें
सपोज पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम। तो पोटेशियम की रिएक्टिविटी जो है ये लिथियम से ज़्यादा है, क्योंकि पोटेशियम जो है इसका साइज बड़ा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है। Next question is, why do some elements show variable oxidation state while others do not? अब variable मीन यानी कि चेंज होना, एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करे तो हम कहते हैं कि उसके अंदर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कुछ एलिमेंट्स क्यों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और कुछ नहीं, तो उसकी रीज़न ये है कि उसमें जो है अगर एक से ज़्यादा सब शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सके और तो फिर उसमें एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, और एक से ज़्यादा सब शेल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के लिए कंडीशन है या रिक्वायरमेंट है कि उनका इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिफरेंस कम हो। So some elements have valence electron in orbitals of similar energy। तो जो ऑर्बिटल्स होंगे या जो सब शेल होंगे जो वैलेंस पोजीशन पे हैं, उसमें उनके दरमियान में एनर्जी डिफरेंस अगर कम हो तो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। दिस इज कॉमन इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज ns and n-1d। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है उनमें डी सब शेल प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में होता है। अब जैसे हम देखें कोई एलिमेंट जिसमें 4s में इलेक्ट्रॉन है और 3d जो है ये वो इनकम्प्लीट है। अब 4s से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, और 3d में से भी रिमूव हो सकते हैं। तो इस केस में उसकी फिर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक से ज़्यादा होंगी, क्योंकि 3d और 4s इनके दरमियान में एनर्जी गैप बहुत कम है। Elements with strongly preferred stable valence shell arrangement usually show one or only fixed oxidation states। वो एलिमेंट्स के जिनमें जो है ये वैलेंस शेल अरेंजमेंट जो है वो स्टेबल है, उनमें एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है। जैसे हम अल्कली मेटल्स की बात करें, वो हमेशा +1 में एग्जिस्ट करेंगे। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, हमेशा +2 में एग्जिस्ट करेंगे। तो उस केस में हमें जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं नजर आती, क्योंकि उनमें स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, जी पार्ट, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज इन पीरियड 5 एंड ग्रुप 15। पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो ये एलिमेंट हमारे पास है एंटीमनी। एंटीमनी और एंटीमनी का एटॉमिक नंबर है 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम एंड why are oxides of sodium and magnesium more ionic than oxides of nitrogen and phosphorus। अब सोडियम एंड मैग्नीशियम, सोडियम अल्कली मेटल है, मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये मेटल्स हैं। तो इनके ऑक्साइड्स ज़्यादा आयनिक हैं, क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देती हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। और जो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस हैं ये नॉन मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल में राइट कॉर्नर पे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं। तो ये इनका नाइट्रोजन और फास्फोरस और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी बहुत ही कम है। So sodium and magnesium are electropositive metals with low ionization energy, so they readily lose electron to oxygen। तो ये लूज करेंगे और ऑक्सीजन जो है ये गेन करेगी, और इस तरह से ये मेटल से कैटाइन बनेगा, सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ ये कैटाइन बनेगा, और ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन ये -2 आयन बन जाएगा। सो कैटाइन और एनाइन जब बनेंगे तो ये जो है ये आयनिक करेक्टर होगा इसके अंदर, यानी कि आयनिक बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान में। और उसके बाद जो है नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, these are non-metals with electronegativity closer to oxygen, so they share electron with oxygen and form mainly covalent oxides। तो ये फिर इस केस में covalent oxides बनेंगे। Next question, give reason for different chemical reactivities of sodium and magnesium toward chlorine। तो सोडियम और मैग्नीशियम ये एल्कली मेटल है और मैग्नीशियम अल्कलाइन अर्थ मेटल है। इसका ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ हमने रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करना है। तो सोडियम जो है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आसानी से रिमूव हो जाता है, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत ही कम है। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव होगा तो ये विगरसली रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ, यानी बहुत आसानी से रिएक्ट करती है।
और मैग्नीशियम जो है इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि इसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके मैग्नीशियम 2+ बनाता है और ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है, इस वजह से इसका रिएक्शन उतना विगरस नहीं होगा, कंप्लीट तो हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन के साथ ये सोडियम रिएक्ट करती है बहुत रेडली और ऑक्साइड या पारऑक्साइड बनाएगा, लेकिन मैग्नीशियम जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा आफ्टर इग्निशन। और क्लोरीन के साथ जो है ये जो है मैग्नीशियम रिएक्ट करता है और MgCl2 बना देता है, लेकिन सोडियम का रिएक्शन दोनों के साथ ज़्यादा विगरस है या आसानी से ये हो जाता है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। Next question, why is ionization energy of lithium is much lower than helium despite lithium have nuclear charge +3 and helium +2? So, आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसका पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड हमने पढ़ा था कि लेफ्ट टू राइट जो है ये आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब अगर हम देखें तो हीलियम टॉप राइट कॉर्नर पे है और लिथियम लेफ्ट कॉर्नर पे है, लेकिन जो है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है हीलियम की वो ज़्यादा है और लिथियम की कम है। एक रीज़न तो इसमें पीरियोडिक ट्रेंड है, दूसरा इसमें हीलियम जो है ये नोबल गैस है और इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि इसका वैलेंस शेल या ऑक्टेट कंप्लीट है। हीलियम 1s2 स्टेट में है और इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के बहुत क्लोज हैं। स्मॉल साइज जो है ये एटम है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, जबकि लिथियम जो है 1s2 2s1 है, इसमें वैलेंस शेल न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है और ये शील्डेड होता है 2 इलेक्ट्रॉन से जो कि 1s में है। तो शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाएगा, साइज भी आ जाएगा, जिसकी वजह से इससे इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी प्रोवाइड करने से ही रिमूव हो जाएगा। तो लार्ज डिस्टेंस एंड शील्डिंग ग्रेटली रिड्यूस द अट्रैक्शन ऑन लिथियम्स 2 इलेक्ट्रॉन, सो लेस एनर्जी इज नीडेड टू रिमूव इट। तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें बहुत ही कम अमाउंट में एनर्जी जो है ये। Next question, ionization energy of beryllium is higher than boron. So beryllium और boron जो है इनकी ionization energy का जो है ये comparison की करना है हमने और उसकी रीज़न भी देनी है कि beryllium का जो है ये ionization energy क्यों हाई है और बोरोन की क्यों कम है। हालांकि पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो बेरिलियम पहले आता है और बोरॉन जो है ये बाद में आता है। तो लेफ्ट टू राइट जो है ये इंक्रीज हो रहा है, बोरॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन ये इससे कम है। सो द रीज़न बिहाइंड दिस इज देयर कॉन्फ़िगरेशन। बेरिलियम जो है इसमें वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये जो सब शेल है इसका ये कंप्लीट है 1s2 2s2। So the electron removed comes from filled 2s subshell, which is relatively stable and penetrate closer to nucleus. एक तो ये completely filled है, दूसरा ये न्यूक्लियस के बहुत ही क्लोज है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। जबकि बोरॉन के केस में इलेक्ट्रॉन p में है, p1 कॉन्फ़िगरेशन है और p जो है इसकी पेनिट्रेशन उतनी नहीं है जितनी s की है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली आसान है। और दूसरी रीज़न इसमें जो है ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये फील्ड भी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है जो कि आसानी से रिमूव हो जाएगा थोड़ी सी एनर्जी देने से। तो देयरफॉर जो है इसलिए जो बेरिलियम है इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और बोरॉन की कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is common in sodium, magnesium, aluminium 3+, neon, F negative, arrange them in increasing order of size. अब यहाँ पर डिफरेंट जो है ये एटम, एक एटम है और बाकी आयंस है, जिनमें से 3 जो है ये वाले ये कैटाइन है, यानी कि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक एनाइन है। अब जब हमने कैटाइन और एनाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो एनाइन है उसका साइज हमेशा बड़ा होता है, तो इसमें से F नेगेटिव का साइज जो है ये लार्ज होगा। नियॉन न्यूट्रल एटम है और जो कैटाइंस हैं इसके बाद एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+ और सोडियम प्लस। सो कैटाइंस आर ऑलवेज स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। अब इन सारों में जो है अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम देखें तो सेम है। जैसे सोडियम है, सोडियम को अगर हम देखें एटम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा तो ये सोडियम +1 होगा, और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया इसने तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रह गए हैं। तो इस सोडियम में 10 इलेक्ट्रॉन है। और उसके बाद अगर हम देखें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। जब ये मैग्नीशियम 2+ हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 10। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन 10 है, मैग्नीशियम में भी इलेक्ट्रॉन 10 है। एल्यूमिनियम में हमारे पास हैं 13 इलेक्ट्रॉन, यानी उसका एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का 13 है। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे तो एल्यूमिनियम 3+ में इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो होंगे 10। नियॉन 0 है, यानी न्यूट्रल फॉर्म में है नियॉन, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन में इसका फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। सो इन सारे जो हैं एटम और आइंस, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन है 10। अब उसके लिए सेम इलेक्ट्रॉन की एक टर्म यूज होती है जिसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसो मीन सेम। तो ये सारी स्पीशीज जो है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि इनके पास इनके टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है। तो ईच कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन इन एन आइसो इलेक्ट्रॉन सीरीज स्पीशी विद ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज हैज स्मॉलर रेडियस। तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ज्यादा हैं उसका साइज सबसे स्मॉल होगा, बिकॉज इट अट्रैक्ट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली। देयरफॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज इज, अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर देखें, एल्यूमिनियम 3+ सबसे स्मॉल है और F नेगेटिव सबसे लार्ज साइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द क्लोराइड्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। उनके जो क्लोराइड्स हैं वो दिए गए हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब इसकी क्लासिफिकेशन हमने बतानी है कि ये एसिडिक है या न्यूट्रल। सो क्लासिफिकेशन में सोडियम क्लोराइड जो है ये न्यूट्रल है, मैग्नीशियम क्लोराइड न्यूट्रल है, लेकिन इसका एक्वस सोल्यूशन स्लाइटली एसिडिक होगा। पानी में डालेंगे तो pH 7 से थोड़ी सी कम आएगी। और PCl5 एसिडिक सोल्यूशन है इसका, ये एसिडिक है। अब इसकी रीजन के न्यूट्रल क्यों है और एसिडिक क्यों है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड इज न्यूट्रल, इट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और एसिड जो कि HCl। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं। जब पानी में डालेंगे तो ये Na और Cl- बनाएगा, और पानी के अंदर जो है ये आयंस ये हाइड्रेट हो जाएंगे, यानी कि इसके इर्द गिर्द जो है ये वाटर के मालिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे। ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जो है ये आयंस जो है उसके अंदर हाइड्रेटेड होते हैं। इस वजह से सोल्यूशन की पीएच जो है ये न्यूट्रल होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड स्लाइटली एसिडिक है क्योंकि इस मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है, ये आयोनाइज कर देता है OH बॉन्ड को जो कि वाटर के अंदर प्रेजेंट है, और जो है कोऑर्डिनेटर वाटर मॉलिक्यूल्स एंड अंडरगो स्लाइट हाइड्रोलिसिस। थोड़ा सा इसमें हाइड्रोलिसिस हो जाता है। हाइड्रोलिसिस में वाटर का ब्रेक डाउन होना, वाटर जो है वो H+ और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो है ये स्लाइटली सोल्यूशन जो है ये एसिडिक हो जाएगा क्योंकि इस केस में H3O आयन जो है ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। PCl5 ये एसिडिक होगा क्योंकि ये हाइड्रोलाइज होगा वाटर में। हाइड्रोलाइज मीन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेगा और HCl प्रोड्यूस करेगा, और फर्दर जो है उसके बाद रिएक्शन के H3PO4 बन जाएगा। So PCl5 plus 4H2O, H3PO4 plus 4HCl। तो HCl क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इस वजह से ये सोल्यूशन जो है ये एसिडिक होगा और इसकी pH 7 से कम होगी। So this the products make the solution strongly acidic। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आज हमने सॉल्व किए हैं।